जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है वेलफेयर से रिलेटेड वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से समझाता हूं। जो पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन मैं आपको समझाता हूं, आपकी हेल्प करता हूं। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श की वेबसाइट और एप्लीकेशन आज काम नहीं कर रही। बिल्कुल दोस्तों, आज काफी पेंशनर का मेरे पास कमेंट आया कि सर स्पर्श की वेबसाइट चल नहीं रही है और जो स्पर्श की एप्लीकेशन है स्पर्श वाली वो भी नहीं खुल रही है। हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही हो सकता है कल खुल जाए, परसों खुल जाए, लेकिन दोस्तों आज 11 बजे से यानी सुबह से स्पर्श की वेबसाइट और एप्लीकेशन नहीं काम कर रही है, यानी पेंशनर उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे संयम रखें, धैर्य बनाए रखें, कुछ टाइम बाद ये रिज्यूम हो जाएगी सर्विस, दोनों चीज खुल जाएंगी। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। एंट्री लेवल पे का एरियर सिर्फ 3 रैंकों को। दोस्तों, कई वीडियो आपने एंट्री लेवल पे देखे होंगे, सब कुछ आपको सही से समझाया गया, लेकिन कई पेंशनर्स नहीं समझ रहे हैं कि एंट्री लेवल पे लागू है किस लिए। तो दोस्तों आज मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करूंगा एकदम। सबसे पहले दोस्तों, एंट्री लेवल पे का एरियर किन रैंकों को लागू है यह समझना बहुत जरूरी है। 1/1/2006 को किस रैंक पर आप थे और आपकी बेसिक उस टाइम क्या फिक्स करी गई। तो दोस्तों सब कुछ जानना आपकी जिम्मेवारी है, तभी आप एंट्री लेवल पे का एरियर ले पाएंगे। दोस्तों एंट्री लेवल पे का एरियर 3 रैंकों के लिए लागू है। सिपाही, फिर हवलदार, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटी जो डायरेक्ट भर्ती हुए, फिर है नायब सूबेदार, वो भी डायरेक्ट वाले। इन 3 रैंकों को एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। और दोस्तों इसमें अगर सिपाही की बेसिक 1/1/2006 को 6,460 से कम में फिक्स करी है तो उनको इसका एरियर मिलेगा। अगर कोई हवलदार है डायरेक्ट रिक्रूटरी, अगर 1/1/2006 को 8,560 से कम में फिक्स करी उनकी बेसिक पे तो फिर इन्हें मिलेगा। ऐसी नायब सूबेदार जो 1/1/2006 को इस रैंक में थे और इनकी बेसिक 9,300 से कम में फिक्स करी तो फिर इनको एंट्री लेवल का एरियर मिलेगा। यानी 1/1/2006 को आप इन रैंकों में होने चाहिए और फिर आप अपनी बेसिक चेक करेंगे, यानी एंट्री लेवल पे से अगर कम में आपको फिक्स करा है तो फिर आपको इसका एरियर मिलेगा। तो दोस्तों आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई नायक है 1/1/2006 को उसको नहीं मिलेगा। अगर कोई 1/1/2006 को सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, ऑनरी लेफ्टिनेंट है, ऑनरी कैप्टन है, इनको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने आपको समझा दिया, सिपाही, हवलदार, डायरेक्ट रिक्रूटरी और नायब सूबेदार, इन तीनों की बेसिक जो यहां पे दे रखी है, अगर इन तीनों रैंक की इस बेसिक से आपकी कम में फिक्स करी है तब आपको इसका एरियर मिलेगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एडिशनल पेंशन 65 एज पर 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% का मामला सरकार के पास विचाराधीन है। जी हां दोस्तों, कई यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा था कि जो ये मामला है ये सुलझ गया है भारत सरकार की तरफ से। कुछ टाइम बाद आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। जब आपकी एज 65 होगी तो 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। नहीं दोस्तों, अभी ये केस भारत सरकार के पास विचाराधीन है, अभी इस पे कोई फैसला नहीं आया है, ना ही कोई ऑर्डर आया है। तो इसलिए आप सतर्क रहें, जागरूक रहें कि आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा, इसलिए जागरूक रहें सही से। अभी इस पे कोई फैसला नहीं है, ये मामला अभी भारत सरकार के पास विचाराधीन है। और दोस्तों ये मांग इसलिए उठी थी क्योंकि काफी पेंशनर 80 पर नहीं पहुंच पाते, कईयों की पहले ही डेथ हो जाती है, तो इसलिए इनको बेनिफिट देने के लिए क्यों ना एडिशनल पेंशन 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15% करी जाए। तो ये मामला उठाया गया था तमाम संगठनों द्वारा, क्योंकि 80 पर बहुत से पेंशनर्स नहीं जा पाते। तो दोस्तों ये मामला भी भारत सरकार के पास विचाराधीन है, अभी इस पे कोई फैसला भारत सरकार ने नहीं दिया है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, अभी इसमें टाइम लगेगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सीपी ग्राम पर शिकायत डालते समय पीपीओ की कॉपी और सर्कुलर अटैच करें। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप किसी चीज का एरियर लेना चाहते हैं और अगर आप सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डाल रहे हैं, चाहे वो ओआरओपी का एरियर हो, चाहे वो 568 का एरियर हो,
चाहे किसी और चीज का एरियर हो, अगर आप शिकायत डालते हैं सीपी ग्राम के थ्रू तो उसके साथ आप डॉक्यूमेंट जरूर अटैच करें। जो आप वहां पे शिकायत लिखते हैं तो उसके साथ आप नीचे डॉक्यूमेंट में अपने पीपीओ अटैच कर सकते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन है वो भी आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट जरूर अटैच करें ताकि जो आपकी शिकायत देखे उसे पता रहे कि आपने जो लिखी है शिकायत वो इन डॉक्यूमेंट के बेस पर लिखी है। तो पीपीओ जरूर अटैच करें अपनी शिकायत के साथ। तो दोस्तों इसके साथ आप सर्कुलर भी अटैच कर सकते हैं। जैसे आपको OROP 2 का एरियर नहीं मिला तो इसके साथ आप 666 सर्कुलर अटैच कर सकते हैं अपनी शिकायत के साथ। जैसे आपको 568 का एरियर नहीं मिला तो आप सर्कुलर अटैच कर सकते हैं 568 का। यानी जो आप शिकायत डाल रहे हैं, जिसके खिलाफ आप शिकायत डाल रहे हैं, उसको पता होना चाहिए कि जिस बंदे ने ये शिकायत डाली है, किसी पेंशनर ने शिकायत डाली है, तो इन डॉक्यूमेंट के बेस पर डाली है, ताकि आपकी जो शिकायत है वो सही से सुनी जाए, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। क्योंकि दोस्तों खाली बोलने से कुछ नहीं होता। अब मैं भी आपको वीडियो में समझाता हूं तो साइड में लेटर समझाता हूं, लेटर दिखाता हूं ताकि आप विश्वास करें हमारी चीजों का। तो इसलिए कुछ प्रूफ होना चाहिए डॉक्यूमेंट के बेस पर, कुछ होना चाहिए कि हां इस लेटर के बेस पर हम शिकायत डाल रहे हैं या फिर मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों आजकल बोलने का नहीं, साथ में लिखने का भी कुछ कागज पत्र होना चाहिए, तब वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो ऐसी आप शिकायत डालें सीपी ग्राम पे, लेकिन अपने पीपीओ की कॉपी या फिर सर्कुलर अटैच कर दें जिस चीज का आप शिकायत डाल रहे हैं, ताकि आपका काम पक्का हो जाए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। कुछ पेंशनर का आया कमेंट वीडियो में, कुछ भी कर लो आएंगे तो मोदी जी ही, चाहे विसंगति दूर हो या ना हो। दोस्तों ये बहुत गलत बात है। ऐसी मैं आपको एक पेंशनर का कमेंट दिखा रहा हूं साइड में, जिन्होंने लिखा कि आएंगे तो मोदी जी ही, चाहे विसंगति दूर हो या ना हो। इसका मतलब है कि जिसने ये कमेंट किया है वो चाहता ही नहीं है कि विसंगति दूर हो। और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आएंगे तो मोदी जी ही? क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? मैंने आपको कितनी बार समझाया कि अगर आप जवान हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो आप राजनीति से बिल्कुल दूर हटिए। राजनीति से बिल्कुल आपको अलग रहना है। आपको अपनी विसंगति दूर करवानी है सरकार से। अब क्यों आप ये कह रहे हैं कि आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी? ये गलत बात है। कोई भी आए, कोई सी भी सरकार आए, लेकिन वो आपकी समस्या तो सुने, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करे। तो इसलिए मैं जवान से आग्रह करता हूं, भूतपूर्व सैनिकों से आग्रह करता हूं कि आप प्लीज राजनीति से दूर हो। आप एकता बनाए रखें और राजनीति से दूर होकर आप काम करें। आप ऐसे कमेंट मत करिए कि आएंगे तो मोदी जी, आएगी तो कांग्रेस, आएंगे तो ये आदमी, ऐसा मत बोलिए। आप ये बोलिए कोई सी भी सरकार आए, जवानों की मांगे सुने और जो उनकी विसंगति है उसको दूर करे। ये एक अच्छी बात है। लेकिन मेरे कमेंट में आप राजनीति को शामिल मत करिए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सर्कुलर 568 का एरियर 2006 से पहले आए पेंशनर्स के लिए। दोस्तों मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूं कि सर्कुलर 568 का एरियर उनको ही मिलेगा जो 2006 से पहले आए हैं पेंशन। फैमिली पेंशनर को भी अलाउ है 568 का एरियर। कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो पेंशनर, उनके हस्बैंड 2006 से पहले आने चाहिए, भले ही उनकी डेथ 2006 के बाद हुई हो, कभी भी वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन 2006 से पहले आने चाहिए। अगर कोई पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको मिलेगा सर्कुलर 568 का एरियर। कोई अगर फैमिली पेंशनर है, उनके हस्बैंड की डेथ 2006 के बाद हुई है लेकिन रिटायर हुए वो 2006 से पहले, तो उनको मिलेगा। तो एक बात आपको यहां पे क्लियर होगी 2006 के बाद जो आए हैं उनके लिए नहीं है सर्कुलर 568 का एरियर। जो 2006 के बाद आए हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है सर्कुलर 568 का एरियर। जो 2006 से पहले आए हैं उनके लिए। और दोस्तों ये एरियर है 1-1 2006 से, 1-1 2006 से पूरा एरियर मिलेगा। तो इसके लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दी आज। आई होप सारी चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो इन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कई पेंशनर्स कहते हैं कि सर आप कमेंट का जवाब नहीं देते। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, मेरे पास एक दिन में इतनी शिकायतें आती हैं, इतनी शिकायतें आती हैं, और काम करने वाला बंदा सिर्फ मैं हूं। अब मैं भी अपना परिवार देखूं या फिर जहां मैं जॉब कर रहा हूं वो देखूं कि मैं आप लोगों की समस्या सुनूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी समस्या नहीं सुनता, लेकिन मुझे हर एक पेंशनर की समस्या हल करने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत से पेंशनर की शिकायत आती है। सिर्फ आप ही नहीं डालते हो मेरे पे कमेंट या फिर आप ही फोन नहीं करते हो, बहुत आते हैं मेरे पे कमेंट, बहुत से फोन आते हैं। लेकिन अब मैं भी करने वाला एक इंसान, अब मैं
कैसे इन सारे पेंशनर की समस्या हल करूं। मेरे लिए ये सबसे बड़ी परेशानी है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप 130 पेंशनर की समस्या सुन लेते एक ही दिन में? क्या आप 200, 300, 500 पेंशनर की समस्या सुन लेते? और आपको अपना घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, जॉब भी करनी है, सुबह से लेकर शाम के 6:30 बजे तक, तो आपके पास कितना टाइम है? आप खुद मेरे को अपनी जगह रख के देखिए, तब आप समझेंगे कि आपकी परेशानी दूर होती है या नहीं होती है। मैं रियलिटी कह रहा हूं, झूठ मैं नहीं बोलता। बाकी आपका काम है, आप समझेंगे तो अच्छा है, नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।